हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों सालों में मध्यकालीन भारत मीन्स मिडेवल हिस्ट्री में कितने बदलाव आए, कैसे आए, क्यों आए और हमें कैसे पता चला इन बदलावों के बारे में। मैंने सारे एनसीईआरटी और पब्लिकेशन से इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। एंशियंट हिस्ट्री जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं, मिडेवल हिस्ट्री जो हम 7th क्लास में पढ़ते हैं एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा वैदिक काल के बारे में, न्योलिथिक एज के बारे में, मेसोलिथिक एज, स्टोन एज, वैदिक एज, ऋग्वेद, सामवेद, याजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर हमने देखा जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। फिर हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा, फिर गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड और फिर हमने हर्षवर्धन पीरियड के बारे में पढ़ा। दिस हमने डिस्कस किया क्लास 6 की एंशियंट हिस्ट्री में। अब हम क्लास 7 में आ गए हैं, जो मिडेवल हिस्ट्री को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। अर्ली मिडेवल हिस्ट्री जो 6th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक है, और जो पोस्ट मिडेवल हिस्ट्री है वो 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिडेवल हिस्ट्री जिसमें हम दिल्ली सुल्तान्स, मुगल्स, यूरोपियन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप ब्रिटिशर्स के रूल्स, कैसे हमने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करा, दैट वी डिस्कस इन द मॉडर्न हिस्ट्री इन द क्लास 8th। तो चैप्टर 7 में शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं ये सब टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स हैं कि चेंज इन इज हिस्ट्री, हमें इस में देखना है कि इन हजारों सालों में कितना बदलाव और इस बदलाव से इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिस्ट्री के लिए सोर्सेस, बिना सोर्सेस से हिस्ट्री किसी काम की नहीं है, वो एक कहानी बनकर रह जाएगी अगर आपके पास उसके कोई भी एविडेंस नहीं हुए तो चेंजेस, ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं। ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ मीन्स जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, पहले के टाइम पे हर वर्ड का एक अलग मीनिंग होता था। अलग अलग हिस्टोरिकल, पर्शियन हिस्टोरिकल होंगे तो वो अपने अलग लैंग्वेज में, अलग मीनिंग में उस वर्ड को बताएंगे। हमारे यहाँ के हिस्टोरियन होंगे तो उसे अलग तरीके से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान वर्ड मुगल एम्पायर में यूज़ किया जाता था पूरे हिंदुस्तान के लिए, बट अगर हम बात करें मंगोल्स की तो वो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले, उनके लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किए करते थे। बाबर जो है उसने भी हिंदुस्तान का वर्ड का यूज़ किया है द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के लिए। वैसे ही आज के टाइम पे हम फॉरेनर किसे बोलते हैं, जो इंडियन नहीं है वो हमारे लिए फॉरेनर है, बट एट दैट टाइम फॉरेनर वर्ड यूज़ होता था जो उनकी कम्युनिटी का नहीं होता था। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें बहुत सारे बदलाव आए हमने देखे। कुछ 100 सालों में ही इन चीज़ों के मतलब भी बदल गए। चेंजेस इन हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा हिस्टोरियन के साथ ये दिक्कत आती है कि उनको समय नहीं दिखता, उनको आवर्स नहीं दिखते, उनको ईयर्स नहीं दिखते कि ये इस तरीके से पास हुआ होगा, उनको एक स्टोरी चलते हुए नहीं दिखती, उनको वो स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनानी पड़ती है। टाइम रिफ्लेक्ट, बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं समाज में भी, पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीति में भी, कल्चरल चेंजेस, इतने सारे बदलाव आने के बाद भी हिस्टोरिकल्स को देखना पड़ता है कि कब क्या कैसे हुआ था। मिड 19th सेंचुरी में जेम्स मिल नाम के व्यक्ति ने, जो एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अपने हिसाब से 3 भागों में बांटा था, जिसे उन्होंने कहा था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। मीन्स एंशियंट हिस्ट्री इज डिनोटेड एज हिंदू एंड मिडेवल हिस्ट्री मुस्लिम हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री इज ब्रिटिशर्स हिस्ट्री। न्यू चेंजेस जो हमें इस चैप्टर में और इस पूरे मिडेवल हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे वो हैं, इस पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 700 से 750 AD तक का पीरियड है। इसमें सबसे ज़्यादा हमें पीसेंट सोसाइटी के बारे में देखने को मिलेगा कि कैसे लोग खेती करते थे, कैसे पीसेंट अपना गुजारा करते थे, हिंदुइज्म की डेवलपमेंट कैसे हुआ,
अलग अलग इस्लाम के लोगों का इस्लाम धर्म की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन कंपनीज ने कैसे इंडिया को कैप्चर किया या कैसे ढूंढा उन्होंने, कैसे वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, ये सब हम मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसा समय आ गया था कि अब लोग दूसरी जगहों पर ट्रैवल करने लगे थे काम ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हम अगर हमें पैसे कमाना है और ज़्यादा रिच होना है या अपने आप को ग्रो करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, तो हमें और पैसा कमाना होगा। उसके लिए अब वो सामान बेचने दूसरी जगह भी जाते थे, खरीदने भी दूसरी जगह जाते थे। इस समय में लोग ट्रैवल करने लगे थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। राजपूत जो है वो वर्ड ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, सन ऑफ राजपूत से आया है, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जिनका अच्छा खासा पावर हमें देखने को मिलेगा। मराठाओं का भी मिडिवल में अच्छा खासा रोल है। मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, कयात सिक्स ट्राइब या कास्ट बोल सकते हैं, जो सेक्रेटरी वगैरह होते थे उनको कयास्त बोलते थे। ग्रेजुअली क्लीन इस टाइम पे अब ये हो गया था कि लोग काम बहुत ज़्यादा था, काम बहुत बढ़ भी रहा था, तो फॉरेस्ट को भी बहुत क्लीन कर रहे थे एग्रीकल्चर करने के लिए और फॉरेस्ट ड्वेलर्स अपने घर बनाने के लिए और सेटल होने के लिए फॉरेस्ट क्लीनिंग भी इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। पीपल ग्रोडेड इनटू जातीज एंड सब जातीज ऑन द बेसिस, ओके, लोगों ने अपनी जातीज और सब जातीज को डिवाइड कर दिया था कि हम ये काम करते हैं। ऑक्यूपेशन, अगर हमारा कपड़े धोने का काम है तो उनकी जाति अलग थी। अगर हमारा मिट्टी से कुछ करने का काम है तो कुम्हार, उनकी जाति अलग थी। ऐसे उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से अपने जातीज को बांट दिया था। पीपल स्टार्टेड वर्शिप, और यहाँ पर अब न्यू डाइटीज मतलब अब नए भगवानों की पूजा भी लोग करने लगे थे। डोमिनेंट ग्रुप हमेशा से ही पहले के टाइम पे हमेशा से ही डोमिनेंट ग्रुप ब्राह्मण्स रहा करते थे, क्योंकि इन्हें संस्कृत भी आती थी, वेदों को पढ़ना भी आता था। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी इन्हें डोमिनेंट बनाया और ये कहीं ना कहीं खुद भी डोमिनेंट बन गए, और इनका बहुत ज़्यादा ही रोल हमें मिडेवल पीरियड में देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजीज, पर्शियन व्हील भी आ गई, तो ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा खासा लोगों को एक एडवांटेज मिल गया। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक, मुगल एम्पायर हमें इसमें देखने को मिलेगा। संस्कृत प्रशस्ति, द प्रेज दिल्ली सुल्तान बलबन टेल दैट ही वॉज अ रूलर ऑफ अ वास्ट, मतलब कि कुछ लोग अपनी प्रशस्ति भी लिखवाते थे। प्रशस्ति मीन्स जब राजा की तारीफ में कुछ लिखा जाए, दैट्स कॉल्ड प्रशस्ति। Empire that stretched from Bengal in the east of Ghazni in Afghanistan in the west and include all the South India Dravida. साउथ, उस टाइम पे साउथ जो एरिया था उसको द्रविड़ एरिया बोला जाता था। देयर वर कंसिडरेबली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस स्टेट, और ऐसा था कि अब सभी इंडिया आज जो एक है वो उस समय पे अखंड भारत था, बट एक नहीं था, छोटे छोटे हिस्सों में तब भी वो बटा हुआ था। छोटे छोटे हिस्सों में कोई ना कोई किसी ना किसी राज्य का राजा था। तो यही कह रहे हैं कि लोगों में एक दूसरे से लड़ने की ही वो लगी हुई थी, कि एक दूसरे से लड़ाई हो रही थी कि अगर हम इनसे जीत जाएंगे तो ये राज्य भी हमारे अंदर आ जाएगा, हम इनसे जीत जाएंगे तो ये राज्य भी हमारे अंदर आ जाएगा। मिडेवल पीरियड में हम ये कॉन्फ्लिक्ट दो स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी में, यही इसमें भी हम ये देखेंगे, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तब क्या हुआ, तब कैसे दूसरे जो स्टेट्स थे, जो रीजनल स्टेट्स थे, उन्होंने कैसे अपने आप को खड़ा किया और कैसे खुद को राजा बनाया, ये सब हम इस चैप्टर में, इस पूरे 7th के हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। Old and new religion. Religion was oftenly associated with the social and economical organization, local communities. It was during the period that important changes occur in religion. Religion के बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले, लोगों की नई डाइटीज़ आए, इन लोगों ने टेम्पल्स में जाना शुरू किया, टेम्पल बनाना शुरू किया। राजा अपने टेम्पल बनाकर अपने आप को और ज़्यादा वो दिखाते थे कि जिस राजा ने जितने टेम्पल बनाए वो उतना ज़्यादा रिच है, उतना फॉस्फरस है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। नॉलेज ऑफ संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण्स को संस्कृत अच्छे से आती थी, और इस्लाम धर्म की भी शुरुआत हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी।
सबसे ज़्यादा अगर हम हिस्टोरियन की बात करें तो हिस्टोरियन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी हिस्ट्री को कलेक्ट करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको पूरा पढ़ के पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जमाने में उनको बहुत दिक्कत होती, जस्ट बिकॉज कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस टाइम पे। और डिफरेंस इन कॉपिंग, तो स्क्रिप्ट कॉपी करते थे तो जैसे आज आप अपनी फ्रेंड की कॉपी कर रहे हो कंप्लीट, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उस कॉपी से कोई और करेगा। तो 10 बच्चे अगर कॉपी कर रहे हैं तो उसमें 10 से 11 मिस्टेक्स तो ईजिली हम देख सकते हैं। तो पहले भी कॉपी में यही होता था, अगर एक हिस्टोरियन ने उसकी स्क्रिप्ट कॉपी करी है और फिर उनको वो वाली कॉपी स्क्रिप्ट मिली है जिसमें गलतियां हैं, तो फिर वो हिस्टोरियन कहीं ना कहीं उस गलत चीज़ को ही मान लेगा। तो ये सारी दिक्कतें हिस्टोरियंस के साथ आती हैं। अब हम देखेंगे सोर्सेस को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर के लिए, जो 2 भागों में बटे हुए हैं। दैट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो हमको वो सोर्सेज होते हैं जो हमको किसी साइट पे मिलते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गए, जैसे कि बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सब हमको मिलने वाले जो सोर्सेज होते हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। और लिखित सोर्सेज, 2 सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिखित सोर्सेज में होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्चीव्स, आर्काइव्स, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रैवलर्स अकाउंट, मैप। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज लिखित में होते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हमको मिल गए खुदाई करने में। तो ये सब जो सोर्सेज हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो साइट्स पे मिल जाते हैं, और लिटरेरी सोर्सेज जो लिखित सोर्सेज हमको मिल जाते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गए, आर्काइव्स हो गए, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, ट्रैवलर्स अकाउंट हो गए, मैप्स हो गए, ये सब होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। दैट रिटन समथिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस पर, अब हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, स्टोन हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, कॉइन हो सकता है, प्लेट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो हार्ड सरफेस स्टोन पे लिखा हो सकता है उस समय के बारे में। कॉइन्स जैसे आप देख सकते हैं, कॉपर प्लेट पे भी उस टाइम पे लिखा हुआ उस समय के बारे में हमको मिला। तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमको मिडिवल पीरियड के बारे में बताते हैं। बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट जो आप देख सकते हैं, एमपी का खजुराहो टेम्पल, एज यू कैन सी, उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल, और राजस्थान का दिलवारा टेम्पल। ये दिखने में भी उतने ब्यूटीफुल हैं, जो रियलिटी में अगर कभी आप इन्हें घूमने जाएं तो ये इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और भी बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं जो मुगल्स ने बनवाए थे। शाहजहाँ ने बनवाई थी जामा मस्जिद दिल्ली में, औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में, और शाहजहाँ ने रेड फोर्ट आगरा में बनवाया, और तोमर राज ने ग्वालियर में एमपी फोर्ट बनवाया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे अभी याद कर लीजिए कि शाहजहाँ ने जामा मस्जिद, औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद, शाहजहाँ ने रेड फोर्ट, और ग्वालियर का, एमपी का जो ग्वालियर का फोर्ट है वो तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम, कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज से 1000 साल बाद जब हमारे नोट या हमारे कॉइन्स देखे जाएंगे तो उसमें गांधी जी की फ़ोटो देखकर, या इंडिया की फ़ोटो देखकर, या वो कॉइन्स में फ़ोटो देखकर अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा इनके यहाँ गांधी जी, इस टाइम पे गांधी जी के नोट चलते थे, या इस पे गवर्नर के साइन होते थे, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर शेयरिंग थी इस टाइम पे, ऐसे करके पता कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें आज के टाइम पे हज़ारों साल पुराने कॉइन मिलते हैं तो हम उससे भी यही अज्यूम करते हैं कि ये किस डेट के रहे होंगे, उससे हमें डेट का पता चल जाता है, उससे हमें पता चल जाता है वेरियस रूलर के नाम पता चल जाते हैं। जैसे हम हमारे नोट मिलेंगे तो उनको वेरियस गवर्नर के नाम पता चल जाएंगे, वैसे ही हमें उनके कॉइन्स मिले हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि उस टाइम पे कौन रूलर रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो रूलर रहता था वो अपने ही मोस्टली सिक्के चलवाता था, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पता चल जाएगी कि अच्छा कोई सोने के सिक्के चलवाता था तो किसी की कितनी ज़्यादा उनकी वेल्दी हुआ होगा उस टाइम पे उनका रीजन, और अगर कोई सिल्वर के सिक्के चला रहा है, कोई कॉपर के सिक्के चला रहा है, तो उस हिसाब से हम कॉइन्स की मदद से पता करते हैं कि कैसे क्या उस टाइम के लोगों को रहता था।
देन लिटरेरी सोर्स पे आ जाते हैं। लिटरेरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं और ये सबसे पक्के सबूत भी माने जाते हैं क्योंकि ये लिखित तौर पर हमको देखने को मिलते हैं। टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली। इस समय में एंशियंट पीरियड के कंपैरिजन में अगर मिडिवल पीरियड को करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बदलाव देखने को मिलेगा तो वो यही देखने को मिलेगा कि टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड हुए चीज़ें वो सबसे ज़्यादा मिडिवल पीरियड में होने लगी थी। क्यों? अब पेपर आ गया था। पेपर बहुत चीप था, लोगों को इजीली अवेलेबल हो रहा था, तो लोग अब लिखना चालू कर दिए थे। जो भी रूलर्स के साथ हो रहा था, जो भी किंग, जो भी चीज़ें, जो भी युद्ध लड़ रहा था अपने साथ वो एक रखता था, लोग राइटर रखता था कि मैं जो भी युद्ध लड़ रहा हूँ मेरी प्रशस्ति लिखो, मेरे बारे में लिखो, ताकि आगे जाके लोग मुझे याद रखें। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? हैंड रिटन मटेरियल व करेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, दे प्लेस इन द लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होती है जो लोगों द्वारा लिखी जाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट, लोगों ने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको कलेक्ट करके आर्काइव्स में या लाइब्रेरी में रख दिया जाता है कि आगे जाकर ये चीज़ काम आएगी। आर्काइव्स क्या होती हैं? एक जगह होती है, ये लाइब्रेरी की तरह ही जगह होती है जहाँ पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें कलेक्ट करके रखी जाती हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। नो प्रिंटिंग प्रेस, सो स्क्राइब कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कई बार तो पहले तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लेकिन लिखने के लिए तो था, तो वो लोग लिख लेते थे। प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो हाथ से ही मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। लिटरेरी सोर्स में आप देखेंगे कि किन इम्पॉर्टेंट लोगों ने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखा है। जैसे कि हम देखेंगे कल्हानाज राजतरंगिनी। कल्हानाज ने राजतरंगिनी मतलब इन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना। पृथ्वीराज रासो, जो आपको पता ही है, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। इसमें पूरी पृथ्वीराज चौहान की कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई करी, युद्ध लड़े, कितनी वीरता के साथ उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, जो चंद्रबरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो में लिखी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हिस्टोरियन के लिए काम में आई क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चीज़ों को समझने के लिए कि अच्छा पृथ्वीराज चौहान ने इस टाइम पे ये पीरियड चला था, इस टाइम पे ये इसका अटैक हुआ था, इसने इतने बार अटैक करा था, गौरी ने इतने बार अटैक करा। तो ये सब नॉलेज कहाँ से मिल रही है? ये सब नॉलेज मिल रही है हमको रिटन एविडेंस से, लिटरेरी सोर्सेस से, जो हिस्टोरियंस को मिली। तारीख हिंद, पर्शियन अलबरूनी ने तारीख हिंद लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। और कुछ ऑटोबायोग्राफी हैं, फिरोज शाही, तुरुक जहांगीरी की। जहांगीर ऑटोबायोग्राफी जो इंसान खुद अपने बारे में लिखता है कि मैं ऐसा था, मैं इतने मेरा जन्म तब हुआ, मैंने इतने युद्ध लड़े, ताकि उन्हें ये लगता है कि हमारी ऑटोबायोग्राफी, हम ऐसे इंसान हैं जो आगे जाके लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे तो शायद उनको कुछ सीख मिले। हिस्ट्री पढ़ने का एक मेन मोटिव यही होता है कि आप आगे के लोगों को आपने मरने के बाद भी बहुत कुछ सिखा सको। तुरुक बाबर ने लिखी थी। अब आ जाते हैं फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट्स। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम व्लॉग बनाते हैं, दूसरे स्टेट पे जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हे गाइस, दिस इज़ माय व्लॉग, दिस इज़ अ कंट्री, ये आप देख सकते हैं, यहाँ का फूड ऐसा है, यहाँ के भैया ये वाला फूड बनाते हैं, ये टेस्टी है एंड ऑल। तो वैसे उस टाइम पे उन लोगों के पास ऐसा कुछ डिजिटल मीडिया नहीं था, बट फिर भी फॉरेन ट्रैवलर तो होते थे, फॉरेन ट्रैवलिंग करते थे, तो वो क्या करते थे, ट्रैवलॉग बनाने के लिए लिखते थे। देवर राइट, या तो वो बुक लिखते थे या ट्रैवल अकाउंट लिखते थे और उसको सबमिट करते थे या किसी को देते थे या शेयर करते थे। तो उन्हीं ट्रैवलर अकाउंट से हमको, क्योंकि एक इंसान जो राजा के साथ रह रहा है वो झूठ बोल सकता है कि हमारे राजा ने तो 6 युद्ध जीते या हज़ारों, जितने युद्ध लड़े उतने ही युद्ध जीते, किसी में हारे ही नहीं। लेकिन अगर एक ट्रैवलर आया है तो वो कभी किसी राजा के बारे में, किसी राज्य के बारे में झूठ नहीं लिखेगा। तो ट्रैवलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इब्न बतूता who visited during this period, and इब्न बतूता एक मोरक्को ट्रैवलर था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सुल्तान रूल, सल्तनत जब चली थी दिल्ली सल्तनत, एंड रिकॉर्डेड द टाउन ऑफ इंडिया वर रिच विद पीपल एंड मार्केट वर फ्लडेड विद डिफरेंट गुड्स। उसने बताया कि इंडिया बहुत ही रिच
था, बहुत मतलब मार्केट में इतने प्रकार के गुड्स थे। इन्होंने रेहला नाम की बुक भी लिखी। इट प्रोवाइड रिच डिटेल एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ 14th सेंचुरी में इंडिया की कैसे जीवन था, कैसे क्या फॉस्फोरस था, क्या कमी थी, पूरा इब्न बतूता ने अपनी रेहला बुक में बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इब्न बतूता को इस फोटो में। सेकेंड है हमारे मार्को पोलो। मार्को पोलो आए थे 2092 में किंगडम ऑफ तमिल पांडे, ये साउथ साइड में आए थे। रुद्रमा देवी, जब रुद्रमा देवी के रीन में ये आए थे ककातिया डायनेस्टी के टाइम पे। तो जो जिस डायनेस्टी पे आया उसने उसी डायनेस्टी के बारे में एक्सप्लेन किया और हमको उस टाइम पीरियड के बारे में पता चला। निकोलो दे कोंटी, कॉमनली कॉल्ड निकोलो कॉन्टी, ये भी एक इटालियन ट्रेवलर थे। इंडिया, हमेशा से ये बात याद रखिएगा, इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं थी कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। जो कहते हैं हम कि 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, इंडिया को हमेशा से ही सारी कंट्रीज जानती थी। वास्को डी गामा के आने से पहले ही इंडिया बहुत सारे फॉरेन ट्रेड कर रहा था, फॉरेन लोग ट्रैवल कर रहे थे। ये हम कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने सिर्फ सी रूट से ही खोज की, सिर्फ सी रूट की खोज की है। उससे पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के साथ एग्जिस्ट करता था। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि निकोलो दे कॉन्टी 1420 में ही आ गया था, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर था जिसने विजयनगर एम्पायर के बारे में, देवराजा 2 के बारे में पूरे डिटेल अकाउंट में बताया है। मजमा उल बहरैन हिज बुक अब्दुल रज़ाक की बुक थी, हु रॉट अबाउट हिज लाइफ एंड इवेंट इन कलकत्ता का। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लिखी थी कि कितना खूबसूरत कलकत्ता और उसने कितनी खूबसूरती से यहाँ पे अपना वो वक्त बिताया, पूरा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। रैल्फ फिच केम टू इंडिया इन द, ये एलिजाबेथ के टाइम पे आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े से खड़ूस से दिख रहे हैं। द सब्जेक्ट मैटर लेटर कंसर्निंग अ रिक्वेस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ इंग्लिश मैन ट्रेड एंड ट्रेवल। इनका मतलब ये था कि ये जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उनकी सेफ्टी की बात करने के लिए आए थे 1583 में। तो ये ट्रैवलर्स और भी ट्रैवलर्स हैं जो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं आपके लाइफ टाइम। ये ट्रैवलर्स काम आने, हो सकते कि आपकी अभी करंट बुक में कुछ ट्रैवलर्स ना हो, लेकिन ये एनसीईआरटी और सारे पब्लिकेशन से मैंने सारे ट्रैवलर्स के पूरे अकाउंट को रिसर्च करके आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ इसे अभी याद कर लीजिए, अभी इसका स्कीमा अपने दिमाग में बना लीजिए, इसकी फ़ोटो देखकर याद रख लीजिए कि अच्छा ये इंसान तब आया था और इसने ये बुक लिखी थी और इसके बारे में बताया था। जैसे कि फ्रांकोइस बैरनियर वाज अ फ्रेंच, ये एक फ्रेंच फिजिशियन ट्रैवलर थे। ये दारा सिखों के टाइम पे, मुगल प्रिंस दारा सिखों के टाइम पे आए थे, जो मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे थे। आफ्टर दारा सिखो एग्जीक्यूशन अटैच तक मुगल एम्परर औरंगजेब, उनके मरने के बाद ये बहुत समय तक कुछ मुगल के कोर्ट में, औरंगजेब के कोर्ट में ये रहा भी था। पहले के लोग जो भी मुगल टाइम में, मुगल पीरियड के लोग थे, कोई फॉरेनर आता था, फॉरेन ट्रैवलर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भी यही किया था, पहले आए और फिर जो मुगल्स थे उनको इन्फ्लुएंस किया, उनके साथ रहे, उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाए, महंगी महंगी बॉटल्स एंड ऑल, तो ऐसे करके इन्फ्लुएंस किया। तो लेकिन ये जो ट्रैवलर थे इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, ये बस मिलने के लिए और इंडिया घूमने के लिए, इंडिया के बारे में लिखने के लिए आए थे। तो जैसे अतिथि देवो भव हमेशा से ही था, चाहे वो मुगल्स रहे हो या एंशियंट इंडिया में या इंडिया का कोई भी राजा या शासक रहा हो, अतिथि देवो भव हमेशा ही रहा है और इनका उतने ही सम्मान किया जाता था मुगलों द्वारा भी। इन फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट ट्रैवलर मेड 6th वॉक ऑफ इंडिया, इन्होंने 6 बार इंडिया को ट्रैवल किया 1663 से 1668 के बीच में। ये भी औरंगजेब के टाइम पे ही आए थे। उस टाइम पे फरमान चलाते थे राजा लोग। फरमान मीन्स रॉयल ऑर्डर बियरिंग द सील ऑफ मुगल एम्परर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में, जिसमें राजा जैसे हमने फरमान जारी कर दिया है कि आज से कोई खाना नहीं खाएगा जब तक हम अगला आदेश ना दे दे। तो फरमान मीन्स कि आज से सब हमारे कहने पे चलेंगे, आज से सब यहाँ पर हमेशा से यहाँ पर आके खड़े हो जाएं। तो फरमान मीन्स जब एक राजा अपना कोई रॉयल ऑर्डर इशू करते, दैट्स कॉल्ड फरमान जारी कर रहे हैं हम। सो फरमान वॉज अ रॉयल ऑर्डर बियरिंग द सील ऑफ द एम्परर
ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब लास्ट हम इस मैप को देख लेंगे। ये 2 मैप जो हम देख सकते हैं, पहले मैप के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि मैप होता क्या है, मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं। मैप बनाने वाले को कहते हैं द पर्सन हु मेक या ड्रॉ मैप, उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो इजीली गूगल मैप खोला और लोकेशन देख ली और चले गए। एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में इतना आसान नहीं था, लोग मैप बनाते थे, वो भी गलत मैप होता था, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे। इंडीड द हिस्ट्री ऑफ मैपिंग कंट्रीज, 5000 साल पहले से ही हमें मैप के बारे में मैपिंग शुरू हो गई थी। फॉर मैप मेकर रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। मैप लोग वो क्या करते थे, उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि हमको यहाँ जाना है, उतना मैप ड्रॉ करके रखते थे। बिल्डिंग चिल्ड्रंस सेप्शियस रीजनिंग, और मैप से आपका ये होता है कि आपकी सोचने समझने की, मैप वर्क जो हम मैप बुक सॉल्व करते हैं उससे भी आपकी सोचने समझने की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी में हम मैप को पढ़ते हैं, तो मैप जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, यूरोप कहाँ है, और मैं बात कर रही हूँ यूरोपियंस आए थे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूरोपियन इंडिया आए थे, तो यूरोप कहाँ है, इंडिया कहाँ है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में मैप क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए रिलेटेड भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये 2 आप मैप आप देख सकते हैं, जो एक अल इदरीसी के द्वारा 1154 में बनवाया गया था, और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इसको 600 साल बाद, इसके 600 साल बाद बनी। दोनों में बहुत फ़र्क है। अल इदरीसी ने जो मैप बनाया है इंडिया का वो थोड़ा सा अपोजिट है, और ये पर्शियन में है, क्योंकि ये अरब, हाँ ये पर्शियन में, अरब ट्रेडर थे, तो इन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज में बनाया है। और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया वो आप देख सकते हैं, वो लगभग पूरा का पूरा इंग्लिश में है, और इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे कि साउथ इंडिया जो मैप ए में आप देख सकते हैं, जो नीचे होना चाहिए था वो ऊपर है, श्रीलंका आइलैंड टॉप पर है। और दिस मैप जो है वो यूज़ करते थे ज़्यादातर सेलर वगैरह, जो पानी से इधर से उधर मर्चेंट यूज़ करते थे, इधर से उधर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। मैप भी इंग्लिश मैप है, ये 600 साल बाद बना था, और ये हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा परफेक्ट मैप है एज़ कम्पेयर टू दिस मैप। और इस चैप्टर में हम ये डिस्कस किया, बस इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं thakur.anmol004@gmail.com। इंस्टाग्राम ID अनमोल ट्यूटर्स पे आप मुझे फॉलो करके मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई भी रिलेटेड डाउट, कोई भी टॉपिक, इंस्क्रिप्शन समझ में नहीं आया, फॉरेन अकाउंट, ट्रैवलर्स, मिडिवल हिस्ट्री, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे आया, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, किसी से भी रिलेटेड डाउट आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।